सारे आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? तो इसका आंसर है कि राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय पद्धति द्वारा गुप्त मतदान, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा के साथ साथ राज्यों के विधान पालिकाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 74 में कहा गया है। अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री तथा केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति को कैसे हटाया जा सकता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति को हम लोग महाभियोग के द्वारा हटा सकते हैं। अगला प्रश्न, भारत के कार्यपालिका का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला प्रश्न, समय के पहले लोकसभा को कौन भंग कर सकता है? तो राष्ट्रपति, क्योंकि हम लोग जानते हैं लोकसभा का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है, लेकिन 5 वर्ष के पूर्व से कौन भंग कर सकता है? राष्ट्रपति कर सकता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके कार्यों को कौन देखता है? तो उपराष्ट्रपति देखता है। अगला प्रश्न है, एसडीओ का क्या कार्य है? यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर का क्या कार्य है? तो सब डिविजनल ऑफिसर का एक काम है शांति एवं सुव्यवस्था को बनाए रखना। अगला प्रश्न है, संघीय प्रशासन की एक विशेषता बतलाइए। तो संघीय प्रशासन की एक विशेषता होती है कि यह प्रशासन जनता के प्रति जवाबदेही होता है। नेक्स्ट, यूपीएससी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। पहला है कि कौन एक तटस्थ देश है या राज्य है? तो आंसर होगा स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है, पंचशील समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में भारत और चीन के बीच हुआ। पंचशील का एक सिद्धांत का वर्णन कीजिए। तो क्या है? शांति और सह अस्तित्व के साथ विकास करना है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कब हुआ था? तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था। नेक्स्ट, डब्ल्यूटीओ की स्थापना कब हुई? डब्ल्यूटीओ मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना 1955 ईस्वी में हुई। इसे पहले गैट के नाम से जाना जाता है। उदारीकरण का क्या अर्थ होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। इसका अर्थ है वित्तीय पूंजी बाजार तथा व्यापार में सरकारी हस्तक्षेप का अभाव। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? तो विभिन्न देशों के लोगों, समूहों एवं राज्यों के पारस्परिक संबंधों एवं एकीकरण की यह एक बहु प्रक्रिया है। नेक्स्ट, बांडुंग सम्मेलन कब हुआ था? तो 1955 ईस्वी में हुआ था। तटस्थता से क्या समझते हैं? तो तटस्थता का अर्थ होता है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं से अपने को अलग रखना। कूटनीति क्या है? यह राष्ट्रीय हित को सुरक्षित रखने का एक तरीका है। वैश्वीकरण के 2 स्तंभ बताइए। तो एक है वित्तीय संयम और दूसरा है उदारीकरण। अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के जनक कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। पश्चिम बंगाल में न्याय पंचायत अभी तक नहीं है। द मेकिंग ऑफ फॉरेन पॉलिसी किसने लिखा? जोसेफ फ्रैंकल ने लिखा। कलकत्ता उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र कहाँ तक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह तक है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे भारत में न्यायपालिका अध्याय के अंतर्गत। पहला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश कब तक अपने पद पर बने रहते हैं? 65 वर्ष की आयु तक। भारतीय संविधान की व्याख्या एवं अभिभावक कौन है? तो उच्चतम न्यायालय है। किस अनुच्छेद द्वारा उच्चतम न्यायालय अध्यादेश जारी कर सकता है? अनुच्छेद 32 के तहत। संघ अथवा राज्यों के बीच अगर विवाद होता है तो उसको कौन देखता है? उच्चतम न्यायालय देखता है। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के अनुसार निम्नांकित में से कौन अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकता है? एकमात्र अमेरिका का उच्चतम न्यायालय। प्रथम लोक अदालत की स्थापना दिल्ली में हुई थी। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा? अनुच्छेद 214 के द्वारा बोला गया। अगर न्याय का दीपक बुझ जाता है तो कितनी भयावह स्थिति उत्पन्न होगी? किसने कहा? तो लॉर्ड ब्राइस ने कहा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता संरक्षण परिषद निम्नांकित प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। नई दिल्ली के अतिरिक्त कितने और जगहों पर राष्ट्रीय आयोग होगा? 11 जगहों पर होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की एक योग्यता को बताइए। तो वह भारत का नागरिक हो और वह कम से कम 5 वर्षों तक एक दो या दो से अधिक उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश का कार्य कर चुका हो। उपभोक्ता अदालत क्या है? तो उपभोक्ताओं के कल्याण की बेहतर सुरक्षा के लिए दिसंबर 1986 ईस्वी में उपभोक्ता संरक्षण विधेयक पेश किया गया।
अगला प्रश्न है लोक अदालत क्या है? तो न्यायिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1994 में संशोधित कानून के परिच्छेद 19(1) को लोक अदालत के गठन का दायित्व सौंपा गया, जो पैसे और समय की बचत करता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली की संरचना किस प्रकार है? तो यह पिरामिड की तरह है। अगला प्रश्न है उच्चतम न्यायालय के कौन कौन से क्षेत्राधिकार हैं? तो इसके अंतर्गत प्रारंभिक, अपीलीय, परामर्श सभी तरह के अधिकार आते हैं। गुजराल सिद्धांत की शुरुआत किसने की थी? तो आई.के. गुजराल ने की थी। लोक अदालत का कार्य बताइए। तो यह दोनों पक्षों के बीच के विवादों को निपटारा करता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकता है। अभिलेख न्यायालय क्या है? उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। इन न्यायालयों के फैसले को अन्य न्यायालयों के नज़ीर के रूप में पेश किया जा सकता है। नेक्स्ट, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? यह उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। उसके द्वारा न्यायालय में बंदी किए गए अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी के बनाए गए व्यक्ति को निश्चित रूप से समय के अंदर उपस्थित करे। मैंने जिस व्यक्ति को बंदी बनाया गया है उसे एक निश्चित समय और तिथि के अंतर्गत उसे मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित करना है। नेक्स्ट, अधिकार परीक्षा क्या है? यह एक प्रकार का अध्यादेश है जिसमें जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न, उत्प्रेषण क्या है? इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को अपने द्वारा लिखित मुकदमे को न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय को भेजने का आदेश दिया जाता है। नेक्स्ट, न्यायिक पुनर्विलोकन क्या है? यह उच्चतम न्यायालय को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह विधान पालिका द्वारा पारित कानूनों को अयोग्य घोषित करे। अब हम लोग देखते हैं कि स्थानीय प्रशासन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। वर्तमान समय में पश्चिम बंगाल में पंचायती व्यवस्था कितने स्तर की है? तो 3 स्तर की है। याद रखिएगा बच्चों, सबसे निचले स्तर पर हम लोग किसको देखते हैं? ग्राम पंचायत को। उसके ऊपर हम लोग किसको देख रहे हैं? पंचायत समिति। उसके ऊपर हम लोग किसको देख रहे हैं? तो हम लोग देख रहे हैं जिला परिषद को। प्रखंड का मुख्य प्रशासक कौन है? तो बीडीओ है। पश्चिम बंगाल के जिला का मुख्य प्रशासक कौन है? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। जिला परिषद का मुख्य पदाधिकारी कौन है? जिलाधीश है। पश्चिम बंगाल में स्थानीय प्रशासन किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विकेंद्रीकरण पर है। वर्तमान में पश्चिम बंगाल में जिलों की संख्या कितनी है? 3 है। प्रथम पश्चिम बंगाल पंचायत कानून कब बना था? 1957 में बना था। पंचायत प्रणाली में औरतों के लिए कितने स्थान सुरक्षित हैं? तो 1/3 है। बोरो समिति क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वर्तमान समय में नगरपालिका कानून में बोरो समिति का प्रावधान रखा गया है। राज्य सरकार नियम बनाकर ऐसे समितियों को कुछ शक्तियाँ देती हैं। नेक्स्ट, मेयर इन काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो मेयर इन काउंसिल में सदस्यों की कुल संख्या होती है 12। ग्रामीण प्रशासन में 1992 का कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम जुड़ा है? तो 73वां। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हम लोग, ग्राम सभा से क्या समझते हो? पंचायत अधिनियम 1992 द्वारा ग्राम सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। इतना भी आप लोग लिख दीजिएगा तो भी होगा। प्रत्येक ग्राम क्षेत्र में ग्राम सभा होगी। यह वार्षिक योजनाओं तथा ग्राम पंचायत के पिछले वर्षों के आय व्यय में बजट पेश करते हैं। प्रखंड संसद से क्या समझते हो? पंचायत कानून संशोधन द्वारा 2003 ईस्वी में प्रत्येक पंचायत स्तर पर एक प्रखंड संसदन के गठन का प्रस्ताव किया गया। पंचायत समिति का आय का क्या स्रोत है? बच्चों, एक ग्राम पंचायत का आय का स्रोत, पंचायत समिति का आय का स्रोत, जिला परिषद का आय का स्रोत, नगरपालिका का आय का स्रोत प्रश्न आता ही है। तो पंचायत समिति का आय का क्या स्रोत है? तो राज्य सरकार, जिला परिषद एवं अन्य स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त अनुदान, पूजा स्थलों, मेला आदि सफाई के लिए पर्याप्त आय, पंचायत शक्ति के कार्य तथा शक्ति का वर्णन कीजिए, कृषि, पशुपालन तथा कुटीर उद्योग के लिए अनुदान देना। यह समिति विद्यार्थियों के कल्याण के लिए अनेक उपाय बताती है। जिला परिषद की आय का क्या स्रोत है? तो केंद्र तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान और दूसरा केंद्र अथवा राज्य सरकारों से प्राप्त ऋण। जिला परिषद का क्या कार्य है? तो यह विद्यालय एवं पुस्तकालयों के लिए अनुदान देती है। यह राज्य सरकार द्वारा दी गई योजनाओं को लागू करती है। ये सभी इम्पोर्टेंट है। ग्राम पंचायत के आय का क्या स्रोत है? सिंचाई की ग्राम पंचायत का क्या कार्य है? तो हम लोग देखेंगे सिंचाई की व्यवस्था करना, गलियों तथा सड़कों में प्रकाश की व्यवस्था करना। नगर पालिका में वार्डों की संख्या कम से कम तथा अधिक से अधिक कितनी होगी? तो कम से कम 9, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, तथा अधिक से अधिक 35।
अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, नगर पालिका के आय का स्रोत क्या है? तो राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान। नगर पालिका का क्या कार्य है? शिक्षा की व्यवस्था एवं विकास करना। नगर निगम में कितने काउंसलर्स होते हैं? 141। पश्चिम बंगाल में कुल कितने नगर निगम हैं? 6। जिला प्रशासक या जिला मजिस्ट्रेट का क्या कार्य है? सरकारी जमीन की देखरेख करना, राजस्व के कानूनों को लागू करना। बीडीओ का क्या कार्य है? सरकार के विकास कार्यों का प्रबंध करना। ग्राम संसद से क्या समझते हो? पंचायत कानून 1994 की प्रत्येक ग्राम पंचायत में से ग्राम संसद की स्थापना की अनुमति देता है। ग्राम पंचायत के बजट के लिए सलाह देना इसका एक कार्य है। मेयर इन काउंसिल में कितने सदस्य होते हैं? तो मेयर इन काउंसिल में मेयर, डिप्टी मेयर को लेकर 10 अन्य सदस्य होते हैं। वार्ड कमेटी से क्या समझते हो? 74वें संवैधानिक संशोधन में 3 लाख अथवा इससे अधिक आबादी वाले नगर पालिकाओं में एक वार्ड कमेटी होगी। बस।